स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7 में हिंदी का पाठ 11 उस रात की बात को पढ़ेंगे, जिसके लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। यह कहानी एक गरीब महिला की है जिसका बेटा बहुत बीमार है और वो घर घर घूम रही है कि शायद कोई उसको थोड़ी सी मदद कर दे, परंतु क्योंकि वह गरीब है इसलिए कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता और उसको भिखारिन समझकर उसका अपमान कर देते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता। हाँ, अनहोनी मतलब ना होने वाली, जो कि असंभव हो। तो कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा पूरा व्यवहार ही बदल जाता है और हम अपने आप को पूरे तरीके से बदल डालते हैं। तो लेखक कहते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उस वजह से वो उस घटना को कभी भी भूल नहीं पाते। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा, मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ाती हुई बिलख कर रो उठी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मैं समझ गया यह भीख मांगने का बहाना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। हाँ, तो लेखक एक दिन आराम कर रहा था और उसे एक आवाज सुनाई दी। तो जाकर देखता है दरवाजे पर, तो क्या होता है, मैले कुचैले कपड़ों में एक बुढ़िया जो कि भिखारिन जैसी लग रही थी वो आती है और वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, रो रो कर कहती है, तो मुझे कुछ मदद कर दीजिए, दवा बहुत महंगी है और उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन लेखक उसे भिखारिन समझ बैठता है और सोचता है कि ये भीख मांगने का नया तरीका है। आजकल नए नए बहाने बनाकर, क्योंकि लोग भीख मांगते हैं और इस तरीके से वो बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, कभी चंदे के नाम पर, कभी किस नाम पर। तो लेखक उसे मदद नहीं करते। मैंने अंदर आकर बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे दे आने को कहा। लौटकर बेटी ने बताया, वह कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ। हाँ, तो लेखक अपनी बेटी को कहते हैं कि ये 2-4 पैसे उसको दे आए। ठीक है, लेकिन बेटी आकर बताती है कि उसने कहा है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ, वह ठीक हो जाए तो लौटा दूंगी। ठीक है, वो ऐसे भी कहती है कि मुझे कुछ सहायता दे दो और जब बेटा ठीक हो जाएगा तो वो पैसे वो वापस लौटा देगी। मैंने बेटी को समझाया, ये भीख मांगने के तरीके हैं, पैसे के लिए ये लोग क्या क्या नहीं करते, छोड़, थोड़ी देर में खुद लौट जाएगी। ठीक है, लेखक ऐसा उसके बारे में कह देते हैं कि भीख मांगने के नए नए तरीके हैं और कुछ मत कहो, थोड़ी देर में खुद ही चली जाएगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहा, कह देना कि और घरों से मांग ले, कि बस इतने ही है और बाकी और घरों से मांग ले। किंतु इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी ने आकर बताया, कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। विपदा में मेरी मदद करें, मतलब मुसीबत में मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। वो कहती है कि मेरी मदद कर दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर घर मांगूं, इतना टाइम लगाऊं, क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। ठीक है, वो कहती है कि मुसीबत में मेरी मदद कर दो, भगवान आपका भला करेगा। सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज लगाई, फिर निराश होकर चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद किसी काम से मुझे शहर से दूर जाना पड़ा। मैं मोटरसाइकिल से ही गया और उसी से लौट रहा था। ठीक है, तो लेखक इस पूरी घटना के 3 महीने बाद उसे शहर से दूर कहीं जाना पड़ा और मोटरसाइकिल से वो गया और वापस भी अपनी मोटरसाइकिल से ही लौट रहा था कि
बियाबान स्थान में मेरी गाड़ी का इंजन खराब हो गया। मतलब एक सुनसान से रास्ते पर उसके जो मोटरसाइकिल थी उसका इंजन खराब हो गया। मैंने ठीक करने की कोशिश की पर सब बेकार। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। ठीक है, लेखक इधर उधर देखता है कि कहीं कोई बस्ती या कस्बा छोटा सा दिख जाए जिसमें वो किसी से मदद मांग ले कि उसकी बाइक का, उसकी मोटरसाइकिल का कोई इंजन सही कर दे, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पूरा सुनसान रास्ता था। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लगने लगे थे क्योंकि रात गहरी होती जा रही थी और पूरा सुनसान था। तो जरा सी भी कोई भी आहट आवाज से डर लग रहा था और पास के जो पेड़ पौधे थे उनको भी देख के डर लग रहा था। वो भी बड़े डरावने से लग रहे थे क्योंकि सब कुछ सुनसान था। गीदड़ों की हुआ सुनाई देने लगी थी। जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से मैं घबरा उठा। अचानक मेरी नजर सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी। मैं साहस करके टीले पर जा पहुंचा। मोटरसाइकिल सड़क के किनारे पर ही छोड़ दी थी। कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दी। हाँ, अब अचानक से एक टीले पर नजर पड़ती है तो अब लेखक को कहीं ना कहीं को एक तसल्ली होती है कि शायद वहां पर जाऊंगा और कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी, कोई उसे मिल जाएगा। वो मोटरसाइकिल को वहीं सड़क के किनारे छोड़कर और उस टीले की ओर बढ़ जाता है। वह एक छोटी बस्ती थी। बस्ती में घुसने पर सबसे पहले घर का दरवाजा खटखटाया। एक बुढ़िया लालटेन लेकर बाहर आई। मैंने अपनी परेशानी कह सुनाई। रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुंच जाऊं। ठीक है, उस बुढ़िया को लेखक सारा बता देता है अपनी जो भी परेशानी है और कहता है कि मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाए, वो ये कि कोई मिस्त्री मिल जाए और मेरी मोटरसाइकिल को सही कर दे तो मैं घर पहुंच जाऊं। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई मिस्त्री नहीं है। ठीक है, बुढ़िया के बेटे और पति क्या कहते हैं कि वहां पर कोई मिस्त्री नहीं है, पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुला लाएगा, रात भर मैं वहीं ठहर जाऊं। तो लेखक को रात भर वहीं ठहरने के लिए कहते हैं क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और सुनसान था सब। तो कहते हैं कि रात को यहीं ठहर जाओ और सुबह उनका बेटा जाकर पास के गांव से किसी मिस्त्री को बुला लाएगा। मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। मैं उस झोपड़ी में बिछी एकमात्र चारपाई पर बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुंह हाथ धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बुढ़िया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खा लें और अतिथि भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग मेरे सामने रख दिया। उसके बेटे ने मेरे हाथ धुलवाए। ठीक है, तो बेटा हाथ धुलवाता है और बुढ़िया उसको खाना परोस देती है। कहती है कि हम खा लें और अतिथि ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेहमान को खाना दे देते हैं। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में बुढ़िया को ध्यान से देखा। देखते ही मैं सन्न रह गया। यह तो वही बुढ़िया थी जो सहायता मांगने मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से पता लगा कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली। मन ही मन मैं उस दिन के व्यवहार पर लज्जित हो रहा था। ठीक है, लेखक को ये पता चलता है कि ये तो वही बुढ़िया है जो लेखक के घर 3 महीने पहले मदद मांगने आई थी और ये वही बेटा है जो बीमार था। लेखक को बहुत ही बुरा लगता है। बड़ी मुश्किल से रोटी निगल पाता है क्योंकि उसको बड़ी ही लज्जा महसूस हो रही है। वो अपने व्यवहार पर बड़ा ही लज्जित होता है कि जो उसने उस बुढ़िया के साथ किया था। और वही बुढ़िया उसको भोजन परोस रही है और वो लोग उसके रहने का इंतजाम कर रहे हैं कि वो रात को रुक सके, उसकी मदद कर रहे हैं जबकि वो गरीब हैं। और उसी गरीब बुढ़िया की मदद करने से लेखक ने मना कर दिया था, इसलिए वो मन ही मन लज्जित हो रहा था। गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और बेटा जमीन पर सोए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने चारपाई बिछा दी। उनके इस भले व्यवहार ने मुझे और भी लज्जित कर दिया। सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई। ठीक है, तो वो लोग नीचे सोए और लेखक के लिए चारपाई बिछा दी और इससे लेखक और भी लज्जित हो गया और ये सोचते सोचते उसके
आंख लग गई, मतलब उसे नींद आ गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही उसका बेटा मिस्त्री को बुला लाया। मिस्त्री ने घंटे भर में मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर दी। इस बीच बुढ़िया ने मेरे बार बार मना करने पर भी चाय तैयार कर दी। ठीक है, तो उसका बेटा सुबह सुबह ही बिल्कुल मिस्त्री को ले आया लेखक के उठने से भी पहले, और इतने में जो बुढ़िया थी उसने चाय भी बना दी। चलते समय मैंने बुढ़िया के हाथों में कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। कहा, हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं करी, हम गरीब जरूर हैं पर हमारा दिल गरीब नहीं है। मैं वहां से चल पड़ा। ठीक है, बुढ़िया पैसे नहीं लेती और कहती है कि पैसे के लिए कोई मदद नहीं करी, हम गरीब हैं लेकिन हमारा दिल गरीब नहीं है। इतने में फिर लेखक ये सुनकर वहां से चल पड़ता है। बुढ़िया और उसके परिवार के प्रति मेरे मन में आदर का भाव था। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। बुढ़िया और उसके परिवार ने मुझे मानवता का पाठ पढ़ाया था कि हमें मानवता का व्यवहार अपनाना चाहिए, ना कि किसी का भी गरीब हो या कोई लाचार हो उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं या उसका मजाक उड़ाएं या उसको लज्जित कर दें, उसका अपमान कर दें। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मैंने तभी सोच लिया कि उसके पढ़ाए पाठ पर जीवन भर अमल करूंगा, मतलब जीवन भर इस बात का पालन करूंगा, इस पाठ का पालन करूंगा। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ से, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि गरीब व्यक्ति हमेशा जो अगर कुछ सहायता मांग रहा हो तो वो भिखारी हो। ठीक है ना, हमें किसी की मजबूरी को पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि उसे अपमानित कर देना चाहिए। तो जिस बुढ़िया को लेखक ने अपमानित किया था, उसकी बात को नहीं सुना था, उसकी मदद नहीं करी थी, और बाद में उसी बुढ़िया के व्यवहार से लेखक अपने पूरे जीवन को ही बदल डालता है। ठीक है, और उस बुढ़िया से ही एक सीख ले लेता है कि हमें किसी का भी यूं ही अपमान नहीं कर देना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मजबूरी को पहले समझना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।